ठक ठक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर जमाल अहमद का कागज पर चलता हुआ कलम एकदम रुक गया। वो एक कहानी लिख रहे थे। जमाल अहमद एक बहुत बड़े अदीब थे। उन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए सैकड़ों कहानियां लिखी थीं। उनकी कहानियां बहुत पसंद की जाती थीं, जिनमें बच्चों, बड़ों, कुदरती मनाजिर, माहौल, परिंदों, जानवरों, ताज़ा तरीन वाक़यात और मुआशरती मसाइल वगैरह सब का जिक्र होता था। इसलिए वो जो कुछ भी लिखते थे सबको पसंद आता था। उस वक्त दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें कलम छोड़कर उठने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, कौन है भाई, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? फिर उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने बूढ़ा डाकिया खड़ा था। डाकिया उन्हें देखते ही बोला, जमाल बाबू, क्या सो रहे थे? जमाल अहमद ने कहा, सो नहीं रहा था बल्कि एक कहानी लिख रहा था, लेकिन तुमने इस वक्त आकर लिखने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। जमाल अहमद की बात सुनकर बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, जमाल बाबू, तुम भी खूब आदमी हो। कहानी लिखने बैठते हो तो गोया इसमें गुम हो जाते हो और हर चीज भूल जाते हो। मैं इतनी देर से दरवाजा पेट रहा था, अब तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जमाल अहमद हैरान होकर बोले, लेकिन मैं तो फौरन उठकर दरवाजा खोला था और तुम कह रहे हो कि मैंने दरवाजा खोलने में देर लगा दी। बूढ़े डाकिये ने कहा, अच्छा, ये लो अपना खत, मुझे और जगहों पर भी जाना है। अल्लाह हाफिज। बूढ़ा डाकिया उन्हें एक खाकी लिफाफा थमाकर चला गया। जमाल अहमद दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए खाकी लिफाफा उलट पलट कर देखा, फिर लिफाफे में से खत निकाल कर पढ़ा, जो निहायत गंदी और मोटी मोटी लिखाई में लिखा हुआ था। जमाल बाबू, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, लेकिन अब तुम्हारी खैरियत नहीं। तुम फौरन अपने बेटे कमाल को कान से पकड़कर जंगल के शुमाली हिस्से में चले आओ। अफसोस की बात है कि तुम अपनी तहरीरों से मुआशरे की इस्लाह करते हो, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तुम अपने बेटे कमाल की सही तरबियत ना कर सके। मेरा खत मिलते ही कमाल के साथ फौरन जंगल के शुमाली हिस्से में चले आओ। शाह बरगद। खत पढ़ने के बाद जमाल अहमद ने नागवारी से बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा, यह किस बदतमीज का खत है, लगता है किसी ने मुझसे मजाक किया है। फिर जमाल अहमद को अपना दूसरा दिलावर याद आ गया, जो उनके बचपन का दोस्त था और वो कभी कभी इसी तरह के उल्टे सीधे खत लिखा करता था। उन्होंने इस खत कर दिलावर का खत समझकर एक तरफ डाल दिया और कहानी लिखने में मशगूल हो गए। दूसरे रोज रात के वक्त जमाल अहमद अपने कमरे में बैठे हुए कहानी लिखने में मगन थे कि अचानक दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और कई दरख्त झूमते हुए उनके कमरे में घुस आए। इन जिंदा दरख्तों को देखकर जमाल अहमद की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एक दरख्त ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारा नाम ही जमाल अहमद है। जमाल अहमद ने बड़ी मुश्किल से थोक निगलते हुए कहा, हाँ, मैं ही जमाल अहमद हूँ, मगर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जमाल अहमद हैरत और खौफ से इन दरख्तों की तरफ देख रहे थे, जिनके हाथ, पीर, आंखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ था और वो इंसानों की तरह बातें भी कर रहे थे। दरख्तों ने जमाल अहमद के सवाल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें दोनों तरफ से गेसा आलिफ और डंडा डोली करते हुए कस्बे के करीब वाक़े जंगल में ले गए और उन्हें एक बूढ़े बरगद के दरख्त के सामने जमीन पर डाल दिया। बूढ़ा बरगद का दरख्त सो रहा था। जमाल अहमद के गिरने की आवाज सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दें और उन्हें घूरते हुए बोला, हूं तो तुम हो जमाल अहमद, इस मुल्क के बहुत बड़े अदीब। जमाल अहमद ने हकलाते हुए कहा, लेकिन तुम कौन हो? दरख्त ने यह सुनकर अफसोस से सर हिलाया और फिर कहा, क्या तुम्हें कल मेरा खत नहीं मिला? तुमने मुझे नहीं पहचाना? जमाल अहमद की आंखों में खौफ सिमट आया और वो मुसलसल हकलाते हुए बोले, तुम शाह बरगद हो? शाह बरगद ने आंखें नचती हुए कहा, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। कुछ ही देर बाद दो सिपाही दरख्त जमाल अहमद के बेटे कमाल को भी डंडा डोली करते हुए ले आए।
जैसे ही उन्होंने कमाल को शाह बरगद के सामने डाला, वो चीख मार कर उठा और भागकर अपने वालिद जमाल अहमद से चिमट गया। वो बुरी तरह कांप रहा था। अबू, ये कैसे खौफनाक चलते फिरते दरख्त हैं, मुझे उनसे बचा ले। शाह बरगद ने कहकहा लगाते हुए कहा, अब तो तुम्हारी अबू भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कमाल रोते हुए बोला, मेरा और मेरे अबू का क्या कसूर है? उसने अपने बाप का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। इसे सबसे ज्यादा खौफ सिपाही दरख्तों से महसूस हो रहा था जो उसे पकड़ कर लाए थे। शाह बरगद ने दोबारा एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर कहा, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम दरख्तों पर चाकू से अपना नाम खोदते हो, उन्हें जख्मी कर देते हो और उनकी शाखें तोड़ते हो। कई दरख्त मुझसे तुम्हारी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मैं दरगुजर से काम लेता रहा। लेकिन कल जब तुमने मेरे गाल पर अपना नाम खोदा तो मैं इस वक्त सो रहा था। किस्मत से तुम मेरे हाथों से बच गया। मैंने इसी वक्त सोच लिया था कि तुम्हें सजा दिए बगैर न छोड़ूंगा। रही तुम्हारी अबू की बात, तो उनका कसूर यह है कि उन्होंने तुम्हें कभी समझाया ही नहीं कि दरख्तों को खुरचना और उनकी शाखों को काटना नहीं चाहिए। दरख्त भी जानदार होते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। शाह बरगद के खामोश होते ही इसके बराबर वाले दरख्त ने कहा, हम तुम्हें ठंडी छांव और ताज़ा हुआ देते हैं, जड़ी बूटियां और फल देते हैं, हमारी लकड़ी से तुम फर्नीचर बनाते हो, तुम्हें हमसे इतने सारे फायदे हैं। लेकिन तुम इतना कहकर वो दरख्त मारे गुस्से के जोर जोर से हिलने लगा और आसपास के सारे दरख्त भी गुस्से से चीखने चलाने और इन दोनों इंसानों को सजा देने का मुतालबा करने लगे। शाह बरगद के इशारे पर तमाम दरख्त जमाल अहमद और कमाल पर टूट पड़े। इन दोनों की खौफ ज़दा चीखें वहां गूंजने लगीं। दरख्तों ने उन्हें घेरे में लेकर नोचना शुरू कर दिया था। फरार होने के लिए उनके पास कोई रास्ता न था। हर तरफ से उन पर गुस्से में भरे हुए दरख्तों की लातें पड़ रही थीं। अचानक जमाल अहमद को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ है। उन्होंने तेजी से गर्दन घुमाकर देखा और एक गहरी सांस लेकर रह गए। उनका बेटा कमाल पीछे खड़ा था। वो बड़े गौर से अपने वालिद की लिखी हुई नई कहानी पढ़ता जा रहा था। कमाल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुआफ कीजिएगा अब्बा जान, मैंने आपको लिखते हुए परेशान किया। वैसे कहानी बहुत दिलचस्प है, आगे क्या होगा? जमाल अहमद ने मुस्कुराते हुए बताया, बस आगे ये होगा कि लड़के के बाप की आंख खिल जाएगी। असल में वो ख्वाब देख रहा था। फिर उसे एहसास हो जाता है कि बेटे से ज्यादा कसूरवार वो खुद है। वो अपनी तहरीरों के जरिए से मुआशरे की बुराइयों की निशानदही करता है, लेकिन इसने कभी अपनी औलाद की इस्लाह की कोशिश नहीं की। बुराइयों का खात्मा तो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब हर शख्स अपने घर से इस काम की इब्तिदा करे। कमाल बोला, अंजाम भी अच्छा है, लेकिन आपने अपनी कहानी में मुझे खराब लड़का बना दिया। जमाल अहमद ने जवाब दिया, ताकि तुम भी सबक हासिल कर सको। कमाल ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन वो दोबारा कहानी लिखने में मसरूफ हो गए थे।